Hello everyone, I Ankit Kumar welcome you back to another episode of KD Nays। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से हमारा पहला वीडियो लॉन्च हुआ और जिस तरह से आपने उसे लाइक किया और आपने अपने कमेंट्स बताए, तो मैं इसमें बस एक चीज और ऐड ऑन करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय की कमी के कारण हम हर टॉपिक्स को नहीं ले पाते, बट चूंकि आप चाहते हो कि हर टॉपिक्स डिस्कस हो या आप हमारे पैनल से चाहते हो कि वो टॉपिक डिस्कस करवाए जाए, तो आपके ये कमेंट्स और आपके ये सजेशंस भी बहुत वार्म वेलकम है। सो लेट्स बिगिन द शो एंड आवर फर्स्ट कैटेगरी इज नेशनल न्यूज। तो आज का सबसे पहला नेशनल न्यूज हम लेते हैं एक योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, और आज सितांशु सर से इस योजना के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना देश के सरकार के द्वारा उठाया गया पहला अनोखा कदम है। ये कदम अनोखा इसलिए है क्योंकि इस पहल के द्वारा सरकार पहली बार बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि बीपीएल फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सीनियर सिटीजन्स को एड एंड एडेड डिवाइस प्रोवाइड करेगी। बाय सेइंग एड एंड एडेड डिवाइस, जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्स, आर्टिफिशियल हैंड्स, और ये डिवाइस उन लोगों को जो शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजर बसर करने में सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के बारे में आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना का शुभारंभ हमारे देश की सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से कर दिया है, और इस योजना के बारे में जो फॉर्मुलेशन पॉलिसी आई थी, वो आई थी हमारे लास्ट ईयर, दैट इज 2015-16 के यूनियन बजट में, और इस फॉर्मुलेशन के बाद हमने इस साल 1 अप्रैल को इस पॉलिसी को या इस योजना को हम लेके आए हैं लोगों तक। और जैसा कि सितांशु जी ने बताया कि वयोश्री योजना के बारे में आपको डिटेल से, अब जिन लोगों के मन में यह सवाल चल रहा है कि वयोश्री का मतलब क्या है, तो वयो का मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब वृद्ध होता है, यानी कि हम यहां पे बात कर रहे थे सीनियर सिटीजन्स के लिए, और इन लोगों के लिए हमारी सरकार ने कैंप की व्यवस्था की है, और इन कैंपों पे उन्हें फिजिकल एड और जो भी लिम्स के डिवाइसेस है उन्हें मिलेगा। बट सवाल ये उठ के आता है कि इन डिवाइसेस को बना कौन रहा है और इन डिवाइसेस को वितरण करने के लिए हमारे साथ हमारा सहयोगी कौन बना हुआ है। इन लिम्स और जितने भी आर्टिफिशियल एड्स और एडेड डिवाइसेस हैं, जिनको हम उन सीनियर सिटीजन तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार ये पहुंचाना चाहती है, तो इसका जिम्मेदारी या इस चीज की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एलिम्को को, ALIMCO, एलिम्को, जिसका अर्थ होता है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। अब एलिम्को है क्या? एलिम्को एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत सरकार की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत कार्य करती है। एलिम्को को क्या कहा गया करने के लिए? एलिम्को इन आर्टिफिशियल एड एंड एडेड डिवाइसेस को 1 साल तक जो उनको प्रदान किया जाएगा, उनकी फ्री मेंटेनेंस करेगी, जिससे कि अगर इन डिवाइसेस में कोई आगे चल के खामियां भी आए तो उनको हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करके उनको वापस पहुंचा सके। और आइए अब जानते हैं कि इस स्कीम के जो हमारे टेक ओवर पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि ये स्कीम जो है हमारे देश के बीपीएल फैमिलीज में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स को एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वो अपने फैमिली मेंबर्स पे बहुत कम से कम ही डिपेंडेंट हो जाए। और ये एक ऐसी स्कीम है जो भारत सरकार की सबसे पहली बार की गई पहल है, और इस स्कीम के तहत भारत सरकार ने आने वाले 3 साल में 5,20,000 वृद्ध लोगों को इसका लाभ देने का वादा किया है। और यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट पॉइंट जो ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि 2011 के सेंसस फिगर्स के डिटेल्स के अकॉर्डिंग हमारे देश में 10.38 करोड़ सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, और इस आंकड़े का 70% जो पॉपुलेशन है वो भी रूरल एरियाज में रहता है। और ये कहते हुए कि रूरल एरियाज में ऐसी सुविधाएं मिलना हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाएंगी, तो सरकार के द्वारा ये उठाया गया कदम उस दिशा में लिया हुआ एक अनोखा, बहुत ऐतिहासिक कदम मानूंगा मैं। और आपको ये जानते हुए बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे सीनियर सिटीजन्स के जितनी भी संख्या है, उस संख्या में से 5.2% पॉपुलेशन इस एज फैक्टर से और इस एज फैक्टर के बीमारियों से ग्रसित है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग सरकार ये भी प्लान कर रही है कि वो वॉकिंग स्टिक्स, एल्बो क्रचेस, वॉकर्स, ट्राइपॉड्स, हियरिंग एड्स, व्हील चेयर्स, आर्टिफिशियल डेंचर्स और स्पेक्टिकल्स लोगों तक प्रदान करे। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का बहुत खास ख्याल रखा गया है,
और सरकार ने कोशिश की है कि 30% महिलाएं हर राज्य से इस योजना की बेनिफिशियरी बने। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है और ये योजना जो सरकार के द्वारा उठाया गया अपने आप में एक अनोखा पहल है, ये और अपने आप में इकलौता पहल है, वो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना लाभ को पहुंचाए और इस स्कीम के द्वारा अधिक से अधिक सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिल सके। और इसके लिए हम भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले नेशनल न्यूज़ की ओर। अगले नेशनल न्यूज़ में सीआरपीएफ ने अपना एंटी नक्सल कमांड हेडक्वार्टर को कोलकाता से शिफ्ट करके रायपुर में रखा गया है। अब इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न अगर मैं बात करूं तो रायपुर में अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने का रीज़न ये है कि इससे एंटी नक्सल ऑपरेशंस को हम बहुत इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रूप्स हैं वो छत्तीसगढ़ में अटैक्स झेल रही हैं और उनके बीच का जितना भी कम्युनिकेशन है हम उनको प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं। इसका रीज़न नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ समय में छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ नक्सली अटैक्स हुए हैं और आपने देखा ही होगा कि बस्तर में, सुकमा में, दंतेवाड़ा जिलों में काफ़ी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे अटैक्स होते हैं। तो सीआरपीएफ ने ये डिसीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया है कि छत्तीसगढ़ बीइंग द सेंटर ऑफ दोज नक्सली अटैक्स, वहाँ पे अगर हम हेडक्वार्टर को रखेंगे तो उससे हम अपने इफेक्टिव ट्रूप्स को मैनेज कर सकते हैं। अगला रीज़न ये भी है कि जब इस नक्सल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई थी नक्सलबाड़ी विलेज जो कि वेस्ट बंगाल में था। तो अर्लियर उनका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में रखा गया था, लेकिन आज के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो जितने भी नक्सली हमले हैं वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड के बॉर्डर वाले एरियाज पे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने का कदम काफ़ी लाजमी और काफ़ी जायज़ बताया जा रहा है। और अंत में एक रीज़न ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा करने से जो ट्रूप्स का मूवमेंट है जो कि वो काउंटर करता है इन अटैक्स को, उन ट्रूप्स के मूवमेंट में ही नक्सली अटैक्स ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो इन ट्रूप्स के मूवमेंट के थ्रू जो कैजुअलिटीज हम कम कर सकते हैं अगर हमने उनके सेंटर को रायपुर में रखा, तो इससे जो मरने वाले लोग हैं, जो हमारे जवान हैं जो कि आजकल मारे जा रहे हैं काफ़ी, तो वो मूवमेंट के थ्रू ज़्यादा होते देखे जा रहे हैं। तो हम इन कैजुअलिटीज को भी कम कर सकते हैं। Let's start with the another segment of our international news. और आज जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला मुद्दा है हमारे स्वास्थ्य संबंध से। जी हाँ, 24 मार्च ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी डे के नाम से घोषित किया है। और इसी दिन हम सब मिलके टीबी के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है और इससे लड़े कैसे, हम इस बात की जागरूकता फैलाते हैं। अब बात आती है कि वर्ल्ड टीबी डे को हम 24 मार्च को क्यों मनाते हैं। तो 24 मार्च को मनाने के पीछे का रीजन ये है कि 24 मार्च को ही पहली बार जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने इस बीमारी के बैक्टीरिया का डिस्कवरी की थी। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस बैक्टीरिया टीबी का एक प्रमुख कारण है। और इस बार के टीबी डे का थीम था यूनाइट टू एंड टीबी लीव्स नो वन बिहाइंड। और ये 2 साल का कैंपेन था और आज इस बार जब हमने इसे मनाया तो ये इसका दूसरा साल था। अब आइए जानते हैं टीबी के बारे में 2 प्रमुख बातें। पहली बात कि टीबी का कारण क्या है। टीबी का कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस नामक बैक्टीरिया, जो कि हमारे लंग्स को यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। यहां पे दूसरा प्रमुख बात जो ये है कि टीबी दुनिया की 2nd बिगेस्ट किलर डिजीज मानी जाती है और यही कारण है कि वर्ल्ड टीबी डे के द्वारा हम लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं इंडियन सिनेरियो में टीबी की। अगर मैं इंडियन सिनेरियो में बात करूं टीबी की, तो दुनिया के जितने भी टीबी के पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स में 25% हिस्सा भारत का है। इसका मतलब ग्लोबल टीबी के पेशेंट्स में 25% पेशेंट्स भारत में पाए जाते हैं। अब अगर नए एस्टिमेट्स की मैं बात करूं तो इंडिया में हर साल 2.8 मिलियन टीबी के पेशेंट्स ऐड होते हैं और उन 2.8 मिलियन यानी कि 28 लाख पेशेंट्स में 4,80,000 पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है। अब आइए बात करते हैं सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की ओर। और ये जो पॉइंट है ये आने वाले एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि सरकार ने एक गोल सेट किया है जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि वी वांट टू अचीव अ रैपिड डिक्लाइन इन द बर्डन ऑफ टीबी एंड इट्स मोर्टेलिटी व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स इट्स एलिमिनेशन टिल ईयर 2025। दैट मीन्स ये सरकार हमारी ये कहना चाहती है कि सन 2025 तक
हम टीबी के उन्मूलन की दिशा में, उनके पेशेंस को कम करने की दिशा में कदम उठाएंगे और ये ट्राई करेंगे कि सन 2025 तक इस डिजीज पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज हमारे लिए निकल के आ रही है अंत्योदय अन्न योजना। नाम से ही क्लियर है, फूड से रिलेटेड योजना निकल के आ रही है अंत्योदय अन्न योजना। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये कहां स्टार्ट हुई। तो इस बार अगर हम देखें तो हमारी न्यूज में निकल के आया है कि इस बार ये अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट हुई हरियाणा में। थोड़ा सा अगर हम पास इसके बारे में जाने तो हमें पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी ईयर 2000 में राजस्थान में। आखिरकार ऐसी योजनाएं इस वक्त सरकार द्वारा बहुत तेजी से कहीं ना कहीं निकल के आ रही हैं सामने, लेकिन इससे आउटकम क्या निकल के आ रहा है तो ध्यान रखिएगा। वर्ष 2016 के एंड में हम देखें तो हमें काफी सुर्खियों में देखने को मिली थी एक और योजना जो तमिलनाडु के सीएम के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, जिसके अगर हम बात करें तो जिसे हम अम्मा कैंटीन के नाम से देखने को हमें सुनने को मिलती है। अम्मा कैंटीन काफी सुर्खियों में रही है, बहुत ही सब्सिडाइज रेट में, बहुत ही कम दाम में खाना मिलता था। अगर हम देखें तो साउथ में काफी प्रचलित भी थी ये, और इसमें मात्र 5 रुपए में इडली सांभर कहीं ना कहीं अवेलेबल मिल जाता था साउथ में। लेकिन ऐसी ही कुछ मिलती जुलती स्कीम है पर्टिकुलरली अंत्योदय अन्न योजना जो स्टार्ट हुई है अभी रिसेंटली हरियाणा में। हरियाणा में 23 एरियाज में इसे इनिशिएट किया जा रहा है। इसमें सब्सिडाइज रेट पे खाना अवेलेबल कराया जाएगा। अब देखिए इस न्यूज से क्या टेक ओवर पॉइंट निकल के आते हैं। अभी रिसेंटली अंत्योदय योजना कहां स्टार्ट करी गई तो हरियाणा में स्टार्ट करी गई। कितनी जगहों में स्टार्ट करी गई तो 23। अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई थी तो वर्ष 2000 में स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई थी तो राजस्थान में स्टार्ट हुई थी। और अगर हम देखें तो इसी से मिलती जुलती योजना अम्मा कैंटीन कहां चली तो पर्टिकुलरली तमिलनाडु में चली। तो आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज अगर हम देखें तो हमारे पास निकल के आती है करप्शन या अनएथिकल प्रैक्टिस से। करप्शन की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए दुनिया का सबसे ज्यादा करप्शन हमें देखने को मिलता है जिस देश में, वो देश है वेनेजुएला। वेरेज अगर हम बात करें दुनिया में सबसे कम करप्शन कहां है तो करप्शन है आइसलैंड में। अगर हम बात करें तो सबसे कम आइसलैंड, सबसे ज्यादा वेनेजुएला। वही अगर हम देखें तो भारत की तरफ अगर हम देखें तो भारत में कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन है तो इस मामले में अगर हम देखें तो सबसे आगे निकल के आता है केरला। लेकिन पिछले यानी अगर हम देखें पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल भी केरला ही इसमें सबसे आगे था। लेकिन अगर इस साल के आंकड़े को देखें और देखें कि क्रिमिनल एक्टिविटीज, ऐसी पर्टिकुलरली करप्शन एक्टिविटीज कहां सबसे तेजी से बढ़ी हैं तो इसमें निकल के आया सामने महाराष्ट्र। वेरएज लीस्ट यानी सबसे कम करप्शन की अगर हम बात करें तो सबसे कम करप्शन हमें छोटे छोटे आइलैंड जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं। मेन एरियाज में अगर हम देखें तो मणिपुर में देखने को मिलते हैं। अब देखिए मणिपुर से एक और न्यूज निकल के आती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और ये न्यूज निकल के आती है कि पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ते हुए करप्शन एक्टिविटीज को देखते हुए मणिपुर के सीएम मिस्टर बीरेन सिंह ने पर्टिकुलरली 2 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसमें 2 मोबाइल एप्लीकेशन कौन कौन सी है तो पहले का नाम है एसीसी यानी एंटी करप्शन सेल, और दूसरे का नाम है दर्पण। ये दोनों मोबाइल एप्लीकेशन कैसे काम आएगी तो दोनों मोबाइल एप्लीकेशन विसिल ब्लोइंग के कॉन्सेप्ट पे काम करेगी। विसिल ब्लोइंग क्या कॉन्सेप्ट है? विसिल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट जिसमें आम नागरिक अपने आसपास होने वाली ऐसी कोई भी करप्शन की एक्टिविटी या कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस को अगर वो देखता है तो वो इस मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड कर सकता है। इस मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड होने के बाद कंसर्न बॉडी उससे रिगार्डिंग पर्टिकुलरली एक्शन लेगी, और आखिरकार क्या एक्शन लिया वो भी इस मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड होगा। इस पे आम नागरिक अपना रिव्यू भी दे पाएगा कि आखिरकार सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया किसी करप्शन जैसी एक्टिविटी को देखने के बाद क्या लिया गया एक्शन, और पर्टिकुलर आम नागरिक क्या सोच रहा है, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा इस मोबाइल एप्लीकेशन। सो आइए देखते हैं इस न्यूज से निकले हुए टेक ओवर पॉइंट्स। तो पहला टेक ओवर पॉइंट हमारे पास निकल के आता है हाईएस्ट करप्शन रेट वाली कंट्री तो निकल के आती है वेनेजुएला। लोएस्ट करप्शन कहां है तो निकल के आता है आइसलैंड। कमिंग ऑन टू इंडिया अगर हम देखें तो हाईएस्ट करप्शन स्टेट दैट इज केरला। इंक्रीज इन द करप्शन, हाईएस्ट इंक्रीज इन द करप्शन इज महाराष्ट्र। लोएस्ट करप्टेड इज लक्षद्वीप। मेन एरियाज में लोएस्ट करप्टेड इज मणिपुर। 2 कदम उठाए गए मणिपुर के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कौन कौन से? 2 मोबाइल एप्लीकेशन एसीसी एंड दर्पण। और आइए बढ़ते हैं अपने अगले नेशनल न्यूज की तरफ। उड़ीसा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जो कि बोट एम्बुलेंस सर्विसेज के थ्रू लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाएगा। और उड़ीसा ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश के बाद। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बोट एम्बुलेंस सर्विसेज नर्मदा नदी में शुरू की, और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी सर्विसेज के थ्रू लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाया है।
अब यहाँ से टेक ओवर पॉइंट जो बनते हैं वो ये हैं कि उड़ीसा राज्य में कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये बोट एम्बुलेंस सर्विसेज को शुरू किया गया। तो उड़ीसा ने 4 जिलों में ऐसे सर्विसेज को शुरू किया और वो जिले हैं कोरापुट, मलकानगिरी, केंद्रपारा और कालाहांडी। और ये वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बीच में हमारे लैंड की जगह वाटर बॉडीज आ रही हैं और इन वाटर बॉडीज यानी कि लेक्स, रिवर्स या छोटे पॉन्ड्स, तो उन वाटर बॉडीज के आने के थ्रू की वजह से इन एरियाज में हेल्थ की सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में सरकार को काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। और 108 जो 108 एम्बुलेंस सर्विसेज है उड़ीसा की, उस एम्बुलेंस सर्विसेज का प्रॉपरली हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो इसका जो सोल्यूशन निकाला है राज्य सरकार ने वो ये है कि वो बोट एम्बुलेंस सर्विसेज लोगों तक पहुंचाएगा। और उड़ीसा में ये बोट एम्बुलेंस सर्विसेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। क्योंकि तटवर्ती राज्य होने के कारण या कोस्टल स्टेट होने के कारण उड़ीसा काफी आए दिन काफी समुद्री तूफानों का भी सामना करता है, जैसे कि हुदहुद या सुनामी या आए दिन ऐसे तूफान आते रहते हैं वहां पे। तो उन तूफानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये बोट एम्बुलेंस सर्विस आने वाले टाइम में लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाने में काफी ज्यादा सहायक हो सकती हैं, या फिर हम इस बोट एम्बुलेंस सर्विसेज के थ्रू लोगों को इवैक्यूएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या उन तक जरूरी सेवाएं प्रदान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनका अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के टेक ओवर पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट ये है कि उड़ीसा बिकेम द सेकेंड स्टेट टू प्रोवाइड द बोट एम्बुलेंस सर्विसेज। उड़ीसा दूसरा राज्य बन गया बोट एम्बुलेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इससे पहले कौन सा राज्य जिसने बोट एम्बुलेंस सर्विसेज की शुरुआत की थी, तो वो था मध्य प्रदेश। उड़ीसा में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे बोट एम्बुलेंस सर्विसेज को शुरू किया गया है, तो कालाहांडी, केंद्रपारा, कोरापुट और मलकानगिरी। तो ये बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ और अगली न्यूज हमारे पास निकल के आ रही है रेलवे से। रेलवे से 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास। अगर हम देखें इस वीक तो सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी द्वारा नए कोचेस को स्टार्ट किया गया। ये जो नए कोचेस हैं ये इंटरसिटी एक्सप्रेस में लगाए जाएंगे। इन नए कोचेस की अगर हम बात करें तो इन नए कोचेस में कुछ फैसिलिटीज स्पेशल दी गई हैं नॉर्मल कोचेस से। पहली चीज, ये जितने कोचेस हैं ये हाई स्पीड के कोचेस होंगे, यानी इनमें नॉर्मल कोचेस से ज्यादा स्पीड में ये ट्रेवल कर पाएंगे। दूसरी चीज, फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो 3 फैसिलिटीज को इसमें कुछ खास फोकस किया गया। पहली फैसिलिटी इसमें अगर हम देखें तो ग्लास रूफिंग की है, यानी ऊपर अगर हम देखें तो सीलिंग में हमें ग्लास देखने को मिलेगा। सेकंड फैसिलिटी अगर हम देखें तो सेकंड फैसिलिटी निकल के आती है एलईडीज की, यानी लाइट्स, एलईडी लाइट्स होंगी। और तीसरी फैसिलिटी लेके आती है रोटेटरी सीट्स, यानी सीट्स 360 डिग्री क्या रोटेट हो पाएंगी। अगर इन तीनों फैसिलिटीज की बात करें तो हमारे लिए ये तीनों फैसिलिटीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार इस कोच को नाम क्या दिया गया। तो मैं बता दूं, इस कोच को नाम दिया गया है विस्टा डोम। हम स्क्रीन पे देख भी सकते हैं ये नए टाइप के कोच अगर हम देखें विस्टा डोम, तो इसमें ग्लास सीलिंग है, चेयर्स पर्टिकुलरली रोटेटरी हैं, और अगर हम बात करें तो एलईडी लैंप्स का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड न्यूज की तरफ हम आगे बढ़े तो रेलवे से हमारे लिए दूसरी न्यूज क्या निकल के आती है इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आती है रेलवे ने अपना अगर हम देखें तो एक पूरा का पूरा स्टेशन आउटसोर्स एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। इससे पहले रेलवे अपने कई चीजों को आउटसोर्स करता हुआ आया है, लेकिन इंडियन रेलवेज ने अपना पहला स्टेशन आउटसोर्स करा। क्योंकि देखिए हमसे यही कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फर्स्ट इंडियन रेलवे स्टेशन टू बी आउटसोर्स टू द प्राइवेट फर्म कौन सा है वो रेलवे स्टेशन, तो वो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। ध्यान रखिएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास में ही पर्टिकुलरली एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और एयरपोर्ट का निर्माण करने वाली प्राइवेट कंपनी को ये काम दिया गया। यानी अब इस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन तो इंडियन रेलवे की होंगी, लेकिन प्राइवेट कंपनीज इस रेलवे स्टेशन में होने वाले सारे पर्टिकुलरली काम की जिम्मेदारी लेगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे इस सेक्शन यानी नेशनल न्यूज की सबसे आखिरी न्यूज पे इस वीक की, और ये न्यूज निकल के आ रही है WHO की एक रिपोर्ट से। रिसेंट फरवरी एंड में WHO ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके अनुसार इस दुनिया में 1.7 बिलियन न्यूबॉर्न बेबीज हर साल पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। यानी डेथ रेट न्यूबॉर्न बेबीज का अगर हम देखें तो पोल्यूशन की वजह से बहुत हाई है। अगर एशिया में इस आंकड़े को देखें तो एशिया में निकल के आता है भारत में अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज्यादा न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ होती है हरियाणा में। रिसेंटली हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने इसी चीज को कम करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है किलकारी नाम की इस मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रेग्नेंट विमेन्स एंड न्यू मदर्स अपनी जितने भी प्रॉब्लम्स या ग्रीवेंसेस हैं उनको शेयर कर सकती हैं। शेयर करने पे एक्सपर्ट्स
ऐसे ग्रीवेंसेस पे फौरन रिवर्ट बैक करेंगे, ऐसे इश्यूज को फौरन रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी बहुत कम समय में स्पेशलिस्ट रिप्लाई बैक कर पाएंगे ऐसी पर्टिकुलरली इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। यानी इस मोबाइल एप्लीकेशन से प्रेग्नेंट वुमेन्स और न्यू मदर्स को अब नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में भी जाके लाइन में यानी क्यू में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बर्बाद नहीं होगा, कम समय में ही सोल्यूशन मिल जाएगा। अब जानते हैं इस पर्टिकुलरली न्यूज से टेक ओवर पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट हमारे पास निकल के आता है, वो भारत का कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहला प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो वो स्टेट का नाम है हरियाणा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है किलकारी। हालांकि अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो सालाना कितने मिलियन बच्चे यानी 1.7 मिलियन बच्चों की डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अपने अगले सेक्शन की ओर, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज जो हम पहला इशू रेज करने जा रहे हैं वो है एनटीपीसी के द्वारा डेवलप किया गया भारत का सबसे बड़ा फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट। ये एनटीपीसी ने डेवलप किया है इस पावर प्लांट को। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इस लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट को जो हमने डेवलप किया है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत किया गया है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमारे यहाँ की जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको प्रमोट करती हैं कि वो जितने भी नए टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंडिया के अंदर ही डेवलप करें। और उसी सीरीज के अंतर्गत इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट को हमने डेवलप किया है। अब बात आती है कि इसको डेवलप किया कहाँ गया है। इस लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को जो डेवलप किया गया है वो है केरल के कयमकुलम डिस्ट्रिक्ट में। और केरल को क्यों चुना गया? केरल को इसलिए चुना गया क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा बैक वाटर लेक्स हैं और केरल इंडिया का सबसे अधिक नदियों वाला राज्य है। अच्छा, अब इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का क्या मतलब है? आपने जितने भी अभी तक पावर प्लांट्स देखे होंगे वो आपने देखे होंगे कि लोगों की छतों पर इंस्टॉल होते हैं या वो लैंड में जाके इंस्टॉल होते हैं। तो ये अपने आप में अनोखा इसलिए है क्योंकि ये पानी में तैरते हुए सोलर पावर प्लांट्स होंगे। इंडिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट को डेवलप किया गया है राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट पे, दैट इज जिसको हम कहते हैं RGCCP। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस फ्लोटिंग पावर प्लांट की खासियत पे। तो जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनको हम जो माउंट करेंगे वो होंगे फ्लोटिंग बोर्ड्स पे। माउंट करने का मतलब जो हम इनको इंस्टॉल करेंगे वो फ्लोटिंग बोर्ड्स पे इंस्टॉलेशन होगा इनका, और इन बोर्ड्स को हम फिर वाटर सोर्सेज में छोड़ देंगे। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि ये लैंड यूज को बहुत कम करेगा। जैसे हमारे पास जितना भी लैंड यूज होता है सोलर पावर प्लांट्स के इंस्टॉलेशन में, वो काफी लैंड को एक्वायर करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो अब ये जो सोलर पावर प्लांट्स होंगे वो पानी के सोर्सेज में होंगे, जिससे कि लैंड के यूज को हम कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पावर प्लांट की बेनिफिट्स क्या है हमारे पास। तो बेनिफिट नंबर 1 ये है कि जो भी लैंड में इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स होते हैं वो इनसे ज्यादा इफिशियंट है। इफिशियंसी का मतलब है कि जो जनरेशन ऑफ पावर होगा जो कि हम लैंड में इंस्टॉल्ड सोलर पावर प्लांट से देखेंगे, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो इनमें जो जनरेशन ऑफ पावर होगा वो काफी ज्यादा होगा। दूसरी चीज ये है कि इससे हम इवेपोरेशन प्रोसेस को, जो पानी का इवेपोरेशन प्रोसेस है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर ये जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो फ्लोट कर रहे होंगे तो सन रेज जो वाटर सोर्सेज पे कम से कम गिरेंगी, जिससे कि उन वाटर सोर्सेज का जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है इसका रिड्यूस्ड इंस्टॉलेशन टाइम। रिड्यूस्ड इंस्टॉलेशन टाइम से मतलब ये होता है कि हम जो सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करते हैं या इनिशियल लेवल पे उनको लगाते हैं उनमें ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा पैसे वेस्ट होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हम फ्लोटिंग बोर्ड्स के इस्तेमाल करेंगे इनके इंस्टॉलेशन में, तो उन फ्लोटिंग बोर्ड्स को हम सीधे ले जाके पानी के सोर्सेज में छोड़ सकते हैं, जिससे हमारा टाइम और पैसा दोनों यहाँ पे बच सकता है। आगे अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो अगला जो बेनिफिट है कि जो फ्लोटिंग बोर्ड्स हैं वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो पावर जनरेट होगी वो जो कूलिंग इफेक्ट की वजह से हीट लॉस कम होगा। तो इसका जो जनरेशन ऑफ पावर है और लॉस ऑफ पावर है, जनरेशन ऑफ पावर बढ़ेगा और जो हीट लॉस होगा वो काफी कम से कम होगा। क्यों? क्योंकि इन फ्लोटिंग बोर्ड्स में हम नीचे से कूलिंग इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टेक ओवर पॉइंट से। टेक ओवर पॉइंट का मतलब हो गया कि यहां से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात यह है कि इंडिया का लार्जेस्ट फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट है ये। दूसरा टेक ओवर पॉइंट ये है कि इसको कौन से स्टेट में लगाया गया है? केरला में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है? तो कयमकुलम डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है इसको।
अगला जो टेक ओवर पॉइंट है, इसको डेवलप किसने किया है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, दैट इज एनटीपीसी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। नेक्स्ट जो टेक ओवर पॉइंट है, उसको कौन से इनिशिएटिव के अंदर हमने डेवलप किया है? उसको हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर डेवलप किया है। अगला, इसको डेवलप कहां किया गया है? तो राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में, दैट इज RGCCPP पे हमने इसको डेवलप किया है। तो बढ़ते हैं इस सेगमेंट की नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज जो निकल के आ रही है वो निकल के आती है एक्सप्रेस वाईफाई। एक्सप्रेस वाईफाई की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेस वाईफाई की फैसिलिटी फेसबुक देता है अलग अलग कंट्रीज में। इससे पहले अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्री में ये वाईफाई फैसिलिटी अलग अलग हॉटस्पॉट से देता आया है, पर्टिकुलरली फेसबुक। लेकिन अगर हम देखें तो अब इस फैसिलिटी को फेसबुक इनिशिएट करने वाला है इंडिया में भी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में किस जगह इसे इनिशिएट कर रहा है। तो इंडिया में 700 हॉटस्पॉट्स के थ्रू इसे लॉन्च कर रहा है 4 स्टेट्स में। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मेघालय एंड उत्तराखंड। साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक और न्यूज को अगर हम देखें तो एक और न्यूज निकल के आती है इंडियन रेलवेज ने एक नई टेक्नोलॉजी EOTT का इस्तेमाल करना की सोची है। EOTT क्या है? तो एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री का इस्तेमाल किस चीज में किया जाएगा? तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा विदाउट गार्ड्स, यानी गार्ड का डिब्बा जो लास्ट में होता है, ऐसे गार्ड के डिब्बे को रिप्लेस कर दिया जाएगा। गार्ड्स यानी ट्रेन में नहीं होंगे। EOTT कई देशों में इस्तेमाल की जाती है जिसमें कि ऐसे ट्रेन्स में गार्ड्स नहीं होते। आने वाले दिनों में ग्लोबल टेंडर्स निकाल चुका है इंडियन रेलवेज, और इन ग्लोबल टेंडर्स के थ्रू आने वाले दिनों में 1000 इंडियन ट्रेन्स में भी अब गार्ड नहीं होंगे। यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी कौन सी है? EOTT जो इंडियन रेलवेज लेके आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, EOTT क्या है? तो एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो अगली न्यूज ले लेते हैं इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, GSAT-9। GSAT-9 की अगर हम बात करें तो ये GSLV F06 की मदद से, सॉरी F06 नहीं, F09 की मदद से इसे लॉन्च किया गया। क्या एम है? इसे साउथ एशियन सैटेलाइट का भी नाम दिया जाता है। इसका एम क्या है? साउथ एशियन सैटेलाइट, यानी साउथ एशियन कंट्रीज के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि ये सैटेलाइट पर्टिकुलरली हमारे आसपास के देशों के लिए भी काफी बेनिफिशियल होने वाला है, कम्युनिकेशन के माध्यम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखिएगा, यहां इंपॉर्टेंट निकल के आता है सैटेलाइट का नाम और किस व्हीकल से उसे लॉन्च किया गया और कहां से लॉन्च किया गया। तो सैटेलाइट का नाम GSAT-9 है और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो GSLV F09 से इसे लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। आइए चलते हैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट के अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है स्वाति। स्वाति नाम और उसकी मीनिंग काफी एम्बिगुअस हो सकती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। स्वाति एक वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम है और इसको बनाया है हमारे देश के DRDO ने। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फॉर्मली DRDO ने इंडियन आर्मी को हैंडओवर कर दिया है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम है ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। इंडिजिनियसली डेवलप करने का मतलब क्या होता है कि इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत में ही निर्मित है। अब ये वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि अभी तक के जितने भी रडार सिस्टम है, जितना हम लोगों ने सुना है या पढ़ा है या देखा है, वो ये होता है कि आपके पास आपकी कंट्री में जब भी अटैक होता है तो फाइटर प्लेन्स आते हैं या आप टैंक्स की बात करते हो तो उन वेपन्स को लोकेट नहीं करते, हम वेपन कैरिंग एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं, जैसे कि फाइटर प्लेन्स हो गया, शिप्स हो गए। अब ये अपने आप में अनोखा क्यों है? क्योंकि ये उनके द्वारा छोड़े गए वेपन्स को लोकेट करेगा। अब आइए बात करते हैं स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम की खूबियां या खासियत की। तो पहली खासियत ये है कि ये हमें क्विकली, ऑटोमेटिकली और एक्यूरेट लोकेशन देगा उन वेपन्स की जो कि दूसरे सोर्सेज से छोड़े गए हैं हमारी कंट्री पे, जैसे कि मोटार्स हो गए, शेल्स हो गए, आपके रॉकेट्स हो गए, जो कि डिफरेंट वेरियस सोर्सेज से छोड़े जाते हैं। और ये अपने इफेक्टिव जोन ऑफ कवरेज के अंदर अंदर इनको लोकेट करेगा। अब इस वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम की इफेक्टिव जोन ऑफ कवरेज क्या है? ये है 50 किलोमीटर की रेंज। 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर जो भी सोर्सेज हैं हमारे अगेंस्ट में, उनके द्वारा जो दागे गए वेपन्स हैं
वो अगर 50 किलोमीटर की रेंज में है तो ये वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम उन वेपन्स को लोकेट करेगा। अब इसकी खासियत नंबर 2, ना केवल ये इनको लोकेट करेगा और ये भी इंश्योर करेगा कि इस रडार सिस्टम में एक ऑटोमेटिक गन लगी हुई है और ये गन उन वेपन्स को लोकेट करने के बाद इनको डिस्ट्रॉय भी कर देगी। तो ये भी अपने आप में एक खासियत है इस रडार सिस्टम के, वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम की। इसकी एक और खूबी है कि ये साइमल्टेनियसली, दैट इज एक साथ, ये बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स को हैंडल कर सकती है। डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स का मतलब क्या है, जो भी रॉकेट्स दागे गए हैं अलग अलग लोकेशन से, एक साथ 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर आप अलग अलग डायरेक्शन से भी अगर बात करें तो ये साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ इन सारे के सारे प्रोजेक्टाइल्स को लोकेट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका इफेक्टिव जोन ऑफ कवरेज इज 50 किलोमीटर्स। अब आइए बात करते हैं इसके टेक ओवर पॉइंट से, जो कि यहां से हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है स्वाति, नाम क्लियर होना चाहिए, SWATHI नॉट TI, फाइन। स्वाति क्या है, WLR सिस्टम है। WLR सिस्टम का मतलब क्या होता है, वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम। डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। किसके द्वारा ओन किया गया है, ओन, तो इसको ओन किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, दैट इज BEL ने। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम का जो जोन ऑफ कवरेज कितने किलोमीटर का है, रेंज कितने किलोमीटर की है, 50 किलोमीटर की। खासियत क्या है कि ना केवल ये प्रोजेक्टाइल्स को या वेपन्स को लोकेट करेगा और साथ ही साथ इनको डिस्ट्रॉय भी करेगा। तो ये इतने सारे टेक ओवर पॉइंट्स हैं जो कि इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। 11 मई 2017 मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब सवाल ये निकल के आता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसने बनाया, तो भारत के टेक्नोलॉजिकल बोर्ड यानी नेशनल टेक्नोलॉजिकल बोर्ड ने बनाया। अब इसके पीछे मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके हेड कौन है, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। अब सवाल ये निकल के आता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम डे यानी अगर हम बात करें 11 मई 1988 को ही पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था भारत ने पोखरण राजस्थान में। इसी दिन की अगर हम बात करें तो यह दिन हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन भारत का सबसे पहला एयरक्राफ्ट यानी हंस 3 ने बैंगलोर से अपनी पहली उड़ान भरी थी। वहीं अगर हम बात करें इससे तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, इससे इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता, तो तीसरा त्रिशूल मिसाइल। अगर हम बात करें त्रिशूल मिसाइल इसी सेम दिन पहली बार सक्सेसफुली टेस्ट की गई थी और इसे फायर किया गया था। अब सवाल ये निकल के आता है, इस साल यानी 11 मई 2017 को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कहां मनाया, तो हमने मनाया नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस विज्ञान भवन नई दिल्ली में। अब सवाल ये निकल के आता है, इस बार का नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम क्या था, तो इस बार का नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम था टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और अगला सेगमेंट एनवायरमेंट। इस वीक एनवायरमेंट से अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट से जुड़ी एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर हमारे पास सामने निकल के आई, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2017। हम सभी को मालूम है कि स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। तब से हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत भारत के सबसे स्वच्छ जिलों को एक रैंक दी जाती है। इस सर्वे में पर्टिकुलरली नगर निगम को रैंक किया जाता है। ये रैंक पर्टिकुलरली या मार्क्स आम नागरिक देते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में अगर हम देखें तो 434 डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिलों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें सबसे अच्छे मार्क्स लेके यानी 1801 मार्क लेके इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ जिला घोषित हुआ। सेकंड पोजीशन पे 1800 मार्क्स लेके भोपाल और थर्ड पोजीशन पे 1 मार्क्स जस्ट पीछे यानी 1799 के साथ था विशाखापट्टनम। हालांकि इस सर्वे में सबसे बुरी रैंक की अगर हम बात करें तो सबसे बुरी रैंक रही है यूपी के गोंडा की। हम बात कर रहे हैं यहां स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे की। किसने कराया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एम वेंकैया नायडू। कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अकॉर्डिंगली भारत का सबसे स्वच्छ जिला तो नंबर 1 पे इंदौर, नंबर 2 पे निकल के आता है भोपाल, नंबर 3 पे निकल के आता है विशाखापट्टनम।
434 जिले थे, यानी 434th रैंक किसकी रही? गोंडा यूपी की। अब आइए बढ़ते हैं एनवायरनमेंट सेगमेंट के हमारे अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमने सेलिब्रेट किया 3 मार्च को और ये दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया गया? व्हाट इज द एम ऑफ दिस डे? एम यह है कि जितने भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं हमारे फ्लोरा एंड फौना में, उसके रिगार्डिंग दुनिया भर के लोगों में हम एक अवेयरनेस डेवलप कर पाए। अब ये दिन 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस पॉइंट है। इसका एक पॉइंट ये है कि 3 मार्च 1973 में 1973 में दुनिया भर के विभिन्न देशों के बीच में साइट्स को साइन किया गया, CITES। अब क्या है ये साइट्स? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसका ये मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड, किसका इंटरनेशनल ट्रेड? इंडेंजर्ड स्पीशीज का। इंडेंजर्ड स्पीशीज फ्लोरा एंड फौना की बात अगर मैं करूं तो जितने प्लांट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, उनके बीच के ट्रेड को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों में एक ट्रीटी साइन की गई 3 मार्च 1973 को, और इसी ट्रीटी का नाम दिया जाता है साइट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब बात करते हैं कि इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का जो सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमने इसलिए मनाया, या ये दुनिया भर में इसलिए मनाया जाता है कि यहाँ पे दुनिया भर के लोगों में हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। किस चीज के लिए? कि इंडेंजर्ड स्पीशीज को हमें बचाना है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स है अगेंस्ट फ्लोरा एंड फौना, उनको हम जितने हद तक कम कर सकते हैं उतना हम कम कर पाए। इसका एक और सिग्निफिकेंस है कि ये एम करता है एम्पावर करने में और एंगेज करने में। किसको? यूथ को। किस लिए? कंजर्वेशन इश्यूज में। कंजर्वेशन इश्यूज का मतलब जितने भी वाइल्ड लाइफ इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको हम उनको कंजर्व करें। किसके द्वारा? यूथ के द्वारा। तो जितने भी ज्यादा यूथ है उनको मोटिवेट करना है। और इसका एक और पॉइंट है कि जितने भी देशों ने साइट्स कन्वेंशन को साइन किया, उन देशों पे ये लीगली बाइंडेड है। लीगली बाइंडेड का मतलब कि अगर उन देशों में इंडेंजर्ड स्पीशीज के इलीगल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा तो उन देशों के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो ये मतलब होता है लीगली बाइंड होने का। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक ओवर पॉइंट्स क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 3 मार्च 1973 को हमने साइट्स कन्वेंशन पे साइन किया था। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्यों? व्हाट इज द एम? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ऑप्शन, किसी भी दिन के मनाने के एम के ऑप्शंस भी काफी कंफ्यूजिंग दे देते हैं। तो पहला एम है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को इंगेज करना कि इंडेंजर्ड स्पीशीज को हम सेव करें। दूसरा है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम के अगेंस्ट लोगों को रोकें। तीसरा है कि यूथ को हम अधिक से अधिक इस फील्ड में इंगेज करें जिससे कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज को सेव करने में कदम उठाएं। और अगला है कि ये जितने भी देशों ने साइट्स को साइन किया है उन पे ये लीगली बाइंडेड है। अगला इंपॉर्टेंट कंसर्न अगर हम देखें एनवायरनमेंट से ले तो इसी वीक हमने बनाया है 10 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। नाम से एकदम क्लियर, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, यानी माइग्रेटरी यानी ऐसी चिड़िया जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करती हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स की 192 स्पीशीज इंडिया में किसी और जगह से ट्रेवल होकर इंडिया आती हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे अगर हम देखें तो इसी वीक हमने 10 मई को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी वीक हमने 10 मई को बनाया है। और इस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम क्या था? तो थीम था द फ्यूचर देयर फ्यूचर। यहां हम बात कर रहे हैं बर्ड की फ्यूचर, यानी देयर फ्यूचर इज आवर फ्यूचर, अ हेल्दी प्लैनेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड एंड पीपल। अ हेल्दी प्लैनेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड एंड पीपल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 में क्या बनाया गया? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। थीम क्या था? Their future is our future, a healthy planet for migratory bird and people. जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, और अगला सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट्स। आइए देखते हैं पिछले एक हफ्ते में क्या मेजर अपॉइंटमेंट्स हुए। अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला, एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने इसके हेड, और इस कैबिनेट कमेटी ने इंडिया के 7 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड चेंज कर दिए। आखिरकार क्या जरूरत थी इनको चेंज करने की? तो पिछले कुछ दिनों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA लगातार बढ़ रहे थे इन बैंक के।
तो जल्दी से जानते हैं कि आखिरकार ये 7 बैंक के हेड्स कौन कौन से चेंज हुए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीएनबी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पीएनबी बैंक की हेड कौन है, तो मिसेस उषा अनंत सुब्रमण्यम। अब उनको हटाने के बाद अब पीएनबी बैंक के नए हेड कौन बने, तो पीएनबी बैंक के नए हेड बने हैं सुनील मेहता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आखिरकार उषा अनंत सुब्रमण्यम जो पीएनबी बैंक की हेड थी वो कहां शिफ्ट हुई, तो उषा अनंत सुब्रमण्यम पीएनबी बैंक से अब शिफ्ट हो गई हैं, अब वो बन चुकी हैं इलाहाबाद बैंक की हेड। इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कहां है, तो मैं बता दूं कोलकाता। इसके बाद तीसरे बैंक की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो थर्ड बैंक कौन सा है, तो अगला नाम निकल के यानी थर्ड नाम निकल के आता है मिस्टर आर के शंकर नारायण का। आर के शंकर नारायण कौन थे, तो आर के शंकर नारायण एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बैंक ऑफ इंडिया के, जो अब बन चुके हैं विजया बैंक के सीईओ और एमडी। इसको छोड़ के और क्या चेंज किया गया, तो नेक्स्ट चेंज है मेलविन रीगो, जो बैंक ऑफ इंडिया के हेड थे लेकिन अब उनको बना दिया गया है सिंडिकेट बैंक का हेड। नेक्स्ट चेंज अगर हम देखें तो अगला चेंज क्या निकल के आता है, तो अगला चेंज निकल के आता है मिस्टर आर सुब्रमण्यम कुमार। मिस्टर आर सुब्रमण्यम कुमार कौन थे, तो आर सुब्रमण्यम कुमार की अगर हम बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इंडियन ओवरसीज बैंक के, और अब ये बन चुके हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला यानी अपने छठे चेंज की अगर तरफ देखें तो अगला हमारा छठा चेंज कौन सा है, तो अगला छठा चेंज यानी सिक्स्थ जो मेजर चेंज किया गया वो करा गया मिस्टर दीन बंधु मोहपात्रा। मिस्टर दीन बंधु मोहपात्रा किसके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, ये कैनरा बैंक के लेकिन अब बन चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी। लास्ट सबसे आखिरी अगर हम देखें तो आखिरी नाम निकल के आता है, तो आखिरी नाम निकल के आता है मिस्टर राज किरण राय जी। मिस्टर राज किरण राय जी की अगर हम बात करें तो मिस्टर राज किरण राय जी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के हेड थे, लेकिन अब ये बन गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7 अलग अलग बैंक और 7 अलग अलग बैंक के हेड हटे। कौन कौन से बैंक है, तो सबसे पहले पीएनबी बैंक की हेड उषा अनंत सुब्रमण्यम हटी और अब बन गई हैं कोलकाता बेस्ड इलाहाबाद बैंक की हेड। सेकंड, पीएनबी बैंक के हेड कौन बने, तो मिस्टर सुनील मेहता बने जो कि कोऑपरेशन बैंक के हेड थे, अब वो पीएनबी बैंक के हेड हैं। थर्ड, आर के शंकर नारायण जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बैंक ऑफ इंडिया के, अब बन चुके हैं विजया बैंक के सीईओ। फोर्थ, मेलविन रीको जो बैंक ऑफ इंडिया के हेड थे, अब बन चुके हैं सिंडिकेट बैंक के हेड। फिफ्थ, मिस्टर आर सुब्रमण्यम कुमार जो इंडियन ओवरसीज बैंक के ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अब बन चुके हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के ही सीएमडी। सिक्स्थ, मिस्टर दीन बंधु मोहपात्रा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कैनरा बैंक के, अब बन चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के हेड। सेवेंथ, मिस्टर राज किरण राय जी जो कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के हेड थे, अब बन चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेड। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, और अगला सेशन है हमारा बैंकिंग से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग की कुछ लेटेस्ट या रीसेंट न्यूज के बारे में। देन विल टॉक अबाउट द लेटेस्ट न्यूज इन बैंकिंग सेक्टर इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लाया गया था टू लीगलाइज द बैंकिंग सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी। इसी वजह से इस एक्ट के अंदर कुछ 3 मेजर पॉइंट्स थे जिसमें कहा गया था कि अगर 1949 के बाद अगर कोई बैंक बनेगा तो उसके लिए एक लाइसेंस सिस्टम रिक्वायर्ड है, वो लाइसेंस सिस्टम आपको इसी एक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। दूसरा पॉइंट था, इस एक्ट के अंडर आप में डिसाइड किया गया था कि मिनिमम कैपिटल टू स्टार्ट अ बैंक कितना होगा, जो इंट्रोडक्शन के टाइम 1949 के टाइम 5 लाख था, जिसको अब 2015 में बढ़ाकर हम कहां तक ले आए हैं, 500 करोड़ तक। और इसका जो आखिरी और तीसरा पॉइंट था वो क्या था, इस एक्ट के अंडर आरबीआई जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको नेशनलाइज किया गया, मतलब उसकी ओनरशिप प्राइवेट से बदलकर गवर्नमेंट के हाथ में दी गई, और उस दिन से आरबीआई को रेगुलेशन का और मॉनिटरिंग का पावर दिया गया। इस एक्ट को लेटेस्ट 2017 में अमेंड किया गया। ये जो अमेंडमेंट की गई है उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था, उसका कारण था आपके बैंक्स में बढ़ रहे एनपीएस। एनपीएस माने नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स है जिनके बदले में आपके बैंक को इंस्टॉलमेंट मिलनी बंद हो जाती है टिल 90 डेज। अगर 90 डेज तक बैंक को कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती तो बैंक इसकी रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को फॉलो करता है, जिस रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो भी लोन जिस भी बोरोवर ने लिया था उसके बदले में जो सिक्योरिटी उसने गिरवी रखी थी उसको बेच के बैंक अपनी एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करे, अपने पैसे को वापस लाए। इस एक्ट में आपके आरबीआई को मेरी गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई हैं। कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मींस उनको पावर्स दी गई है कि आप
बैंक को रेगुलेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि बैंक जो अपनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट है, स्ट्रेस एसेट माने एनपीए, एनपीए से रिलेटेड है, उनको लिंक किया जाए और उनकी जो रिकंस्ट्रक्शन है उसका प्रोसेस फास्ट किया जाए, ताकि आपके बैंक इंसॉल्वेंट होने से बच जाए। इसी इंसॉल्वेंसी में एक और पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो आरबीआई इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब से अपने हर एक शेड्यूल बैंक के, कंट्री के हर एक शेड्यूल बैंक के CAR रेशियोज को रिव्यू करेगा ऑन मंथली बेसिस, जो कि पहले क्या था ऑन क्वार्टरली बेसिस। माला सर, यहां मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, ये स्ट्रेस एसेट थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को, व्हाट एग्जैक्टली आर स्ट्रेस एसेट्स? स्ट्रेस एसेट में हम 3 एसेट्स को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली एसेट है जिसको हम कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट जिसके बदले में मेरे बैंक को इंस्टॉलमेंट मिलने की बंद हो चुकी है सिंस लास्ट 90 डेज। दूसरा पार्ट इसमें हम इंक्लूड करते हैं, उसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चर्ड एसेट। रीस्ट्रक्चर्ड एसेट का मतलब है वो एसेट, वो लोन जिसका मेरे बैंक ने उसके टेन्योर के बिटवीन उसका टाइम पीरियड या तो बढ़ाया हो या उसके इंटरेस्ट रेट्स को कम किया हो, ताकि जो पब्लिक कैपेबल नहीं है वो इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल विद इंस्टॉलमेंट्स रिटर्न कर पाए। और आखिरी जो इसमें पार्ट है वो होता है रिटर्न ऑफ एसेट। रिटर्न ऑफ एसेट या रिटर्न ऑफ एसेट का मतलब है वो एसेट जिसके बदले में मेरा बैंक कहीं और से कमाए गए प्रॉफिट को इस एनपीए या स्ट्रेस एसेट में इंक्लूड करता है, ताकि उस लॉस को ओवरकम किया जाए फ्रॉम द लास्ट ईयर्स और द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स। तो जो अभी हमने देखा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसको अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करें तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का नाम आया तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जानते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पहली बार आया था, उसका नाम क्या था उस समय, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। लेकिन 66 में उसका केवल नाम बदला गया और अभी 2017 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं। पहली अमेंडमेंट है सिर्फ और सिर्फ एनपीएस को लेकर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर, ताकि आपके जो बैंक्स हैं वो अपनी एनपीएस को अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। और रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर है, मतलब एसेट को बेचकर अपना पैसा वापस लाना, सिक्योरिटी को बेचकर अपना पैसा वापस लाना, बैंक का जो प्रोसेस है वो पहले से तेज हो जाए, उसके लिए आपकी गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स आरबीआई को एनहांस किए हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आरबीआई अपने बैंक्स, इंडिया की शेड्यूल बैंक्स की जो कैपिटल प्रोविजन है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब क्या होता है कि एनपीए को टैकल करने के लिए जो मेरा बैंक रिजर्व रखता है, उस रिजर्व्स को चेक करना आरबीआई की ड्यूटी है, जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन अब वो ड्यूटी आरबीआई क्वार्टरली बेसिस की बजाय मंथली बेसिस पर परफॉर्म करेगा, ताकि मेरे बैंक्स के रिजर्व्स मेंटेन रहे, अप टू डेट रहे, और जो भी एसेट्स होंगी अंडर एनपीए उनकी रिकवरी पहले से क्या हो जाए, तेज हो जाए। माला सर, यहां मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। आपने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया है एनपीए, और रिसेंटली हमने इसे पेपर्स में भी देखा है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में काफी हाईलाइटेड था। मुंबई हेडक्वार्टर्ड एक बैंक है, देना बैंक, जिसने कहा कि वीडियोकॉन जैसी कंपनी के एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, यानी वीडियोकॉन के एनपीए बढ़ते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा बताएं एनपीए आखिरकार है क्या? सर, एनपीए का मतलब है आपके बैंक का ऐसा लोन जिसके बदले में मेरे बैंक को इंस्टॉलमेंट ना मिले, आज 90 डेज हो जाए। 90 डेज के बाद बैंक उस लोन को एनपीए डिक्लेयर कर देता है। और हाल ही में जैसे आपने कहा वीडियोकॉन कंपनी का लोन है लगभग 40,000 करोड़ का देना बैंक के पास, लेकिन देना बैंक को उस लोन के बदले में 90 डेज से ऊपर हो चुका है कि कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। इसीलिए हाल ही में देना बैंक ने बैड लोन डिक्लेयर किया है वीडियोकॉन के लोन को। ये वीडियोकॉन का जो लोन था वो 40,000 करोड़ लिया गया था लास्ट ईयर 2016 में, लेकिन अभी तक पिछले कुछ महीनों से उसकी इंस्टॉलमेंट ना मिलने की वजह से उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग एंड इकोनॉमिक न्यूज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम अगली बात करते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इज एन एजेंसी ऑफ यूएनओ, जिसका काम है मेरी कंट्रीज को, मेरी डिफरेंट कंट्रीज को जो यूएनओ की मेंबर है, उन्हें लेंडिंग देना, उन्हें लोन देना। किस प्रोसेस के लिए? ट्रेडिंग प्रोसेस के लिए, जो उनको ट्रेड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो उन्हें डॉलर्स की जरूरत है, इंटरनेशनल करेंसी की जरूरत है, वो फंडिंग करने का काम है आईएमएफ का। आईएमएफ ने
हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक रिपोर्ट फाइल की है। उस रिपोर्ट में उसने इंडिया की एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स जो दिए हैं 2017-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए वो है 7.2%। और आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2018 एंड 19 के लिए ये जो प्रोजेक्शन है 7.7%। अब मैं मूव करता हूं कि ये जो प्रोजेक्शन 2017-18 की है वो 7.2% हुई। क्या ये प्रोजेक्शन लास्ट ईयर से कम है या ज्यादा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्शन है आने वाली जीडीपी ग्रोथ की वो लास्ट ईयर से कम है। लास्ट ईयर वी वर ऑन 7.5%, लेकिन इस बार ये ग्रोथ रेट को कम होने का जो कारण है उसके दो कारण। पहला कारण डीमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट में कैश के फ्लो की कमी होने की वजह से कुछ समय के लिए आपकी कंट्री में डिमांड एज वेल एज प्रोडक्शन दोनों पे फर्क पड़ा, जिस वजह से आपकी प्रोडक्शन दैट इज योर जीडीपी कम हो गई। लेकिन आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में हमें लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी आएगी एंड विल मूव ऑन टू और वी विल कैच द टारगेट ऑफ 7.2%। और अगर आपके मॉनसून आपके फेवर में रहे, क्योंकि इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, तो आने वाले टाइम में ये डाटा जो है वो जो रेट है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट वो 7.2% अचीव हो जाएगा। एंड विल लुक फॉरवर्ड दैट कि नेक्स्ट ईयर जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है उसमें आपका ग्रोथ रेट हो जाए 7.7% अकॉर्डिंग टू IMF। इस सारे न्यूज में मैं आपको कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहूंगा, कुछ रिपीट करना चाहूंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है यूएनओ की, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके 193 मेंबर्स हैं, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है। ये जो IMF है इसने रिसेंटली जो हमें रिपोर्ट दी है रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ रिपोर्ट। इसमें क्या पर्टिकुलर रीजन्स को टारगेट करके उनकी ग्रोथ रेट्स को बताया गया। उसमें इंडिया का जो टर्म आई है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया जीडीपी के लिए वो आया है 7.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18। आई रिपीट, growth rate for financial year 2017-18 as given by IMF for India is 7.2%, and for the next financial year it will rise to 7.7%, that is for 2018 and 19. Moving on to the next segment, that is business. इस सेगमेंट में हम कवर करेंगे एक बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आ रही है आपके ओला कैब से। ओला कैब एक सर्विस प्रोवाइडर, कैब सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है, इंडिया बेस्ड, इंडिया से उसका ओरिजिन हुआ। उसका हाल ही में एक अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक टाई अप हुआ है भारतीय एयरटेल के साथ। भारतीय एयरटेल इंडिया की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उनके साथ इनका जो टाई अप हुआ है वो टाई अप हुआ है अपने कस्टमर्स को अच्छी और बढ़िया डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इन सर्विसेज में क्या क्या कवर करने वाले हैं? ओला कैब्स जो कि आपको कैब इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक कैब सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी बुकिंग्स के लिए या फिर उसकी पेमेंट्स के लिए आप एयरटेल, दैट इज एयरटेल का नया जो बैंक आया एयरटेल पेमेंट बैंक, उसको यूज कर सकते हैं। और उन्हीं एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट से आप ओला कैब्स के ऊपर ऑफर्स भी और उसके साथ साथ इस टाई अप के साथ आप एक अच्छी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं, जो टाई अप है आपका ओला कैब और आपकी भारतीय एयरटेल में। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, मैंने हाल ही अभी एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, पेमेंट बैंक। एयरटेल इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया को पहला पेमेंट बैंक दिया, जिसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक एक इनिशिएटिव है मेरी गवर्नमेंट का टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को या फिर डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लिंक करना फाइनेंशियल सेक्टर के साथ एट अफोर्डेबल प्राइस। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेमेंट बैंक, जिस पेमेंट बैंक में आपकी पब्लिक को पैसा डिपॉजिट करने की, दैट इज सेविंग्स की एक आदत मिले, और उस सेविंग्स के लिए आपको आपके घर के पास जो आपके एयरटेल के शोरूम्स थे, जहां आप पहले एयरटेल का सिम या रिचार्ज करवाते थे, वहीं से अब आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। इन्हीं अकाउंट्स को यूज किया जा रहा है ओला कैब के साथ, ताकि आपकी जो पेमेंट क्राइटेरिया है वो पहले से आसान हो और अच्छा हो। इट्स अ प्रोसेस और इट्स अ इनिशिएटिव टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। तो मैं रिपीट करता हूं, जो अभी हमने न्यूज पढ़ी उसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता ओला कैब। उसके लिए आपको पता हो कि ओला कैब इंडिजीनियस इंडस्ट्री है, इंडिया से उसका ओरिजिन है। दूसरा, भारतीय एयरटेल ने इंडिया में पहला इंडिया को पेमेंट बैंक दिया, जिसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। बिजनेस न्यूज को आगे बढ़ाते हुए अगली न्यूज हम देखते हैं ओरेकल से।
Oracle जैसे कि हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है। इसने रिसेंटली इंडिया में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को लॉन्च किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का मतलब क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का मतलब है कि आपको, अपनी पब्लिक को, अपने इंडिविजुअल्स को, अपनी फर्म्स को, कंपनीज को एक एरिया देना जहां वो अपना क्या कर सकते हैं, डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्टोर कर सकते हैं। और इस एरिया को, इस कंप्यूटिंग सर्विस को, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, उसको लॉन्च करने के पीछे या उनका जो मेन टारगेट है, वो टारगेट है आने वाला इंडिया में जीएसटी। जीएसटी जैसे कि हम सब जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में एप्लीकेबल हो रहा है फ्रॉम 1 जुलाई। उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा रिक्वायर्ड होगा, चाहे तो आप उसको स्टोर करना चाहें या आप उसको रीड करना चाहें, उसके लिए ओरेकल जो है अपनी पब्लिक को, इंडिया की पब्लिक को एक डाटा सेंटर्स ओपन आउट करके दे रही है, जिसमें आप अपने डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हैं। मैंने अभी अभी इन बातों में एक नाम लिया, जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रिसेंटली इंडिया में आया, इस साल के बजट में उसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपके सामने एक सेशन लेके आएंगे, एक इंडिपेंडेंट सेशन, जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे जीएसटी के बारे में। लेकिन जाते हुए बस इतना बता दूं, इंडिया के जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको खत्म करके उनकी जगह एक सिंगल टैक्स लगाया गया, जो हर एक चीज के ऊपर, मोस्ट ऑफ दी चीजों। जाते हुए मैं बस आपको एक रिव्यू देना चाहूंगा कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक सिंगल टैक्स है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अलग अलग स्टेजेस पे लगते थे, उनको रिमूव करके एक सिंगल टैक्स दे दिया, जीएसटी। जनरल कमोडिटीज के ऊपर ये जो टैक्स होगा या जनरल सर्विसेज के ऊपर ये जो टैक्स होगा, इसके लिए अलग अलग स्लैब्स हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। अब आइए बढ़ते हैं हमारे अपने अगले सेगमेंट पे, दैट इज स्पोर्ट्स। अब इस सेगमेंट में जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो है इंडियन बॉक्सर शिवा थापा ने 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। और ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान कंट्री, दैट इज उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हो रही है। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के टेक ओवर पॉइंट्स क्या है? नाम शिवा थापा, किलोग्राम कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जीता है, 60 किलोग्राम, कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता हुआ है, कहां पे, इसका वेन्यू क्या था, इसका वेन्यू था ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, कौन सा इवेंट हो रहा है, तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब इस सेगमेंट की हमारी जो दूसरी न्यूज है वो ये है कि 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक भारत में उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में 22वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, 22nd एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। और इस इवेंट का जो लोगो है, दैट इज मैस्कट है, मैस्कट को जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुभंकर, इसका उद्घाटन किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने। इन्होंने इस मैस्कट का उद्घाटन जो किया है वो कलिंगा स्टेडियम में किया है। और इस इवेंट का जो मैस्कट है वो है द टर्टल ऑली। टर्टल का मतलब कछुआ, जो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वो ये इस इवेंट का शुभंकर है। तो टेक ओवर पॉइंट्स क्या है इस न्यूज से हमारे पास? 22nd एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां हो रही है? उड़ीसा में भुवनेश्वर में हो रही है। कब से कब तक हो रही है? 6 जुलाई से 9 जुलाई 2017। और ये इवेंट इंटरनेशनल है। क्यों? क्योंकि ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। किसका उद्घाटन हुआ है यहाँ पे? इसके मैस्कट का। मैस्कट से रिलेटेड न्यूज आ सकती है। क्या नाम है उसका? द टर्टल ऑली। और उद्घाटन किसने किया? तो वहां के चीफ मिनिस्टर, दैट इज श्री नवीन पटनायक जी ने। अब इस सेगमेंट की हमारी जो अगली न्यूज है वो आ रही है, और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की फास्ट बॉलर है, विमेन इंडियन क्रिकेट की फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी जिनका नाम है, वो बन गई है दुनिया की लीडिंग विकेट टेकर। और उन्होंने कितने विकेट लिए हैं? 181, दैट इज 181 विकेट उन्होंने लिए। और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन फिट्जपैट्रिक का। कैथरीन फिट्जपैट्रिक का रिकॉर्ड ब्रेक किया। वो कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है। उनके कितने विकेट थे? 180। तो एक तरह से प्राउड मोमेंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद भी हो सकता है। रिपीट कर देता हूं एग्जाम के टेक ओवर पॉइंट्स। इंडिया की जो फास्टेस्ट हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर है वो है झूलन गोस्वामी। रिसेंटली उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलर, दैट इज कैथरीन फिट्जपैट्रिक का, जिनके 180 विकेट हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी न्यूज हो सकती है। और इस सेक्शन की अगली न्यूज जो आ रही है वो भी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो शूटर है हीना सिंधु,
उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये मेडल इन्होंने जीता हुआ है चेक रिपब्लिक में होने वाले ग्रैंड प्रिक्स ऑफ लिबरेशन प्लेन 2017 चैंपियनशिप में। ये इवेंट है ग्रैंड प्रिक्स ऑफ लिबरेशन प्लेन PLEZN, जिसमें कि Z साइलेंट है, 2017 शूटिंग चैंपियनशिप में। ये कहां हो रहा है? ये चेक रिपब्लिक में हो रहा है। तो यहां के टेक ओवर पॉइंट्स सिंपल। पॉइंट नंबर 1 दैट इज हिना सिंधु विनर और ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। कहां जीता? इन्होंने जीता है चेक रिपब्लिक में होने वाले ग्रैंड प्रिक्स ऑफ लिबरेशन प्लेन 2017 शूटिंग चैंपियनशिप में। और किस इवेंट में जीता? दैट इज 10 मीटर ऑफ एयर पिस्टल इवेंट में। अच्छा, यहां से एक और पॉइंट आ सकता है ये कि इंडिया ने इस इवेंट को फिनिश किया 7 मेडल्स के साथ। तो अपने इंडिया की जो इवेंट की मेडल टैली है वो 7 मेडल्स है, जिसमें हिना सिंधु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। और नेक्स्ट सेक्शन है ऑबिचुरी से, यानी अगर हम बात करें ऐसे व्यक्ति जिन लोगों का इस वीक निधन हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली न्यूज हमारे पास निकल के आती है लीजेंडरी सितार प्लेयर, और इनका नाम है उत्साद रईस खान। रहने वाले कहां के थे? यानी ही वाज बोर्न एट इंडिया, मुंबई में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये रह रहे थे पाकिस्तान में। अच्छे खासे सितार वादक के रूप में उन्हें जाना जाता था। 77 ईयर्स की एज में उनका निधन हो गया पाकिस्तान कराची में। ऑबिचुरीज में सेकंड अगर न्यूज देखें तो सेकंड न्यूज निकल के आती है हमारी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एजेड महिला 117 ईयर्स ओल्ड एमा मोरेनो, रहने वाली इटली की थी। वर्ल्ड की सबसे एल्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा एज वाली महिलाएं थी। इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हो गई, 15 अप्रैल इनका भी निधन हो गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, नाम है एमा मोरेनो, रहने वाली इटली की। आइए जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, और अगला सेक्शन है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड एंड ऑनर्स में अगर हम देखें तो इस बार हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा निकल के आता है? तो सबसे सुर्खियों में इस वीक अवार्ड रहा है हमारा। दिस अवार्ड का नाम है फेलोशिप अवार्ड। फेलोशिप अवार्ड अगर हम देखें तो कौन देता है? ये 7th एनुअल एशियन अवार्ड जो यूके में हुए हैं उनमें दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया? इस बार दिया गया भारत के सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट के प्लेयर सचिन तेंदुलकर को। अगर हम देखें तो ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल। यहां फोकस किया जाता है अनप्रिविलेज यानी असहाय लोगों की मदद के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेक अवर पॉइंट। हम बात कर रहे हैं यहां फेलोशिप अवार्ड की। फेलोशिप अवार्ड कहां दिया गया? तो 7th एनुअल एशियन अवार्ड जो कहां हुआ? यूके में हुआ। किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को दिया गया। किस सेगमेंट में दिया जाता है? फॉर द हेल्प टुवर्ड्स अनप्रिविलेज्ड पीपल। आइए बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ, और अगले अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड इस वीक काफी सुर्खियों में रहा है। इस टाइप का एक अनोखा यानी इस बार ये एकदम अलग हटके अवार्ड है। इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड है फर्स्ट एवर जेंडरलेस एक्टिंग अवार्ड। यहां मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एवर जेंडरलेस एक्टिंग अवार्ड, इसका मतलब नॉमिनीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया। अब अगर हम बात करें इस अवार्ड की, अवार्ड कहां दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड। MTV टीवी एंड मूवी अवार्ड कब हुए? तो 7 मई। कहां हुए? कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, यानी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में पर्टिकुलर अवार्ड हुए। 26th एडिशन था इस अवार्ड का, और ये अवार्ड दिया किसको गया? तो ये अवार्ड दिया गया हॉलीवुड की एक्टर एमा वॉटसन को। हम यहां अवार्ड की बात कर रहे हैं फर्स्ट एवर जेंडरलेस एक्टिंग अवार्ड। कहां दिया गया? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में होने वाले MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड्स में दिया गया। कौन से नंबर का, कौन से एडिशन का अवार्ड था? 26 एडिशन का यह पर्टिकुलरली अवार्ड था। किसको दिया गया? हॉलीवुड एक्ट्रेस एमा वॉटसन को दिया गया। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस शो, और मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हम बिल्कुल अपने रिलेवेंट डेटा के साथ नेक्स्ट एपिसोड में भी आएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीक में हम इसको लाइव करेंगे। जैसा कि आज के एपिसोड में आपने देखा कि हमने लेटेस्ट जो वीकली न्यूज थी उनको अच्छे से कवर किया, लेकिन आप जरूर याद रखिए कि आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम कुछ पुरानी न्यूज को जरूर कवर करेंगे, ताकि जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या SSC, तो उनके लिए जो आपकी पुरानी न्यूज है उनको भी हम अच्छे से कवर कर पाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक एक नए रिफाइंड कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको लेटेस्ट न्यूज के साथ और लेटेस्ट कुछ और टॉपिक्स के साथ अपडेट्स करते रहें।
तो बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। ऑल द बेस्ट।